हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका क्वेश्चन यूनिट 3 से रहने वाला है और इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट 3 से लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो यूनिट 3 से बच गया है वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन करीब 12 क्वेश्चन है इस क्लास में, तो 12 क्वेश्चन को आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको देख लेना है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से ले लेना है जाकर, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समस्या समाधान की युक्तियों के निर्णय के संदर्भ में विवेचना कीजिए। डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग टाइम। ठीक, तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि समस्या समाधान क्या है। ठीक, तो ध्यान से सुनना है कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई समस्या आ गई, ठीक। अब आपको उस समस्या का हल भी ढूंढना है। तो समस्या को समझना और अलग अलग तरीके से सोचना और उनमें से सही तरीका चुनना ही समस्या समाधान कहलाता है। उसी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक। तो आप सोचेंगे कि शायद चार्जर ख़राब होगा या स्विच ख़राब होगा या शायद केबल ख़राब होगा या शायद मोबाइल का चार्जिंग पोर्ट ख़राब होगा, ठीक। ये सब आप सोचेंगे। तो आप एक एक करके इन्हें जांचेंगे और जिस कारण से समस्या का समाधान हो जाएगा उसे अपना लेंगे, ठीक। तो यही समस्या समाधान है। तो इसी को समस्या समाधान हम बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम आगे वो जो भी लिखा हुआ था आपको रीड कर लेना है, ठीक। तो समस्या समाधान की प्रमुख युक्तियों के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है ट्रायल एंड एरर, यानी परीक्षण एवं त्रुटि युक्ति। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परीक्षण एवं त्रुटि का मतलब होता है कि एक तरीका आजमाना, अगर सफल हुआ तो ठीक, अगर असफल हुआ तो दूसरा तरीका आजमाना है। अगर एक तरीका अपनाए आप, अगर सफल हो गया तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो चलो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक। ये इसके कहने का मतलब होता है। यानी व्यक्ति को पहले से सही तरीका पता नहीं होता है और वो एक एक करके अलग अलग उपायों को आजमाता है और गलत उपायों को छोड़ता जाता है। जैसे कि आपके कमरे की लाइट नहीं जल रही है, ठीक। तो आप क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे कि स्विच ऑन करेंगे, लाइट नहीं जली। फिर क्या करेंगे कि बल्ब को चेक करेंगे आप, बल्ब खराब निकला, ठीक। फिर क्या करेंगे? नया बल्ब लगाएंगे तो फिर लाइट जल जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपने कई तरीके को आजमाया और गलती से सीखते हुए सही समाधान तक पहुँच चुके, ठीक। तो इसे ही परीक्षण एवं त्रुटि युक्त कहते हैं। तो इसी को ट्रायल एंड एरर कहते हैं। आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें जो ये त्रुटि है, त्रुटि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तरीका काम नहीं करता है वो त्रुटिपूर्ण प्रयास माना जाता है। तो व्यक्ति उस गलती से सीखता है और अगला तरीका आजमाता है, इसीलिए हम इसमें त्रुटि इसको बोलते हैं। अगला है दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है इनसाइट, यानी अंतर्दृष्टि युक्त। इसका कहने का क्या मतलब है? अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अचानक दिमाग में समस्या का सही समाधान समझ में आ जाना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति बार बार अलग अलग तरीके आजमाता नहीं है, वह समस्या को ध्यान से समझता है और अचानक उसे अरे इसका समाधान तो ऐसे होगा, ये वाली समझ उसके दिमाग में अचानक आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक बच्चे को एक पहेली दी गई, ठीक। वह काफ़ी देर तक सोचता रहा लेकिन उत्तर उसको नहीं मिल पाता है। तो थोड़ी देर बाद वो अचानक उसे समझ में आ जाता है कि पहले का उत्तर क्या है। तो फिर वो कहता है कि अरे अब समझ आया, इसका उत्तर तो ये है। तो इसी को हम बोलते हैं अंतर्दृष्टि, यानी इंसाइट हम इसी को बोलते हैं, ठीक। तो जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम आपको दे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके घर में टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा है, ठीक।
तो आप सोचते हैं कि रिमोट ख़राब हो गया है, फिर अचानक आपको याद आता है कि अरे इसमें तो बैटरी ही नहीं लगी है, तो आप बैटरी लगाते हैं और रिमोट चल जाता है। तो यहाँ समाधान आपको अचानक समझ में आया, ठीक। तो इसीलिए यह अंतर्दृष्टि का उदाहरण हो जाएगा। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो भी लिखा जाता है ये आपको रीड करके आपको ये चीज़ लिखना होता है, ठीक। हम ये टॉपिक उठा करके बस आपको समझा देते हैं और एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है मीन्स एंड एनालिसिस, यानी साध्य साधन विश्लेषण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे कहाँ पहुँचना है और मैं अभी कहाँ हूँ, इन दोनों के बीच का अंतर कैसे कम करूँ। यानी पहले गोल तय किया जाता है, फिर वर्तमान स्थिति और लक्ष्य के बीच का अंतर देखा जाता है और उस अंतर को कम करने के लिए छोटे छोटे कदम तय किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपका गोल है कि मुझे परीक्षा में 80% अंक लाना है, ठीक। 80% अंक लाना है, लेकिन अभी आपकी तैयारी बहुत कम है। तो फिर आप सोचेंगे कि वर्तमान स्थिति आपका क्या है। वर्तमान स्थिति आपका हो जाएगा कि तैयारी आपका अभी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन आपका गोल है कि 80% लाना है। तो अब दोनों के बीच बहुत अंतर है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आपका गोल भी 80% है, तो दोनों के बीच बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक। तो इसी अंतर को कम करने के लिए आप छोटे छोटे कदम बनाएंगे। कौन सा कदम उठाएंगे आप? 80% लाना है और पढ़ाई भी पूरा नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि रोज़ 3-3 घंटे पढ़ेंगे या 6-6 घंटे पढ़ेंगे, ठीक। और पहले महत्वपूर्ण जो अध्याय होता है चैप्टर, वो पहले पूरा कंप्लीट करेंगे और रोज़ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पिछले वर्ष का जो PYQ होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साप्ताहिक आप क्या करेंगे कि टेस्ट देंगे, ठीक। जैसे कि संडे को आप टेस्ट देंगे। तो इसी प्रकार बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांट करके पूरा करना साध्य साधन विश्लेषण कहलाता है। आपका गोल क्या है कि 80% लाना है, ठीक, और पढ़ाई भी नहीं हुआ है, तो 80% अगर आपको लाना है तो आप क्या करेंगे कि छोटे छोटे चीज़ कर रहे थे, जैसे 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, क्वेश्चन लगा रहे थे, PYQ दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, तो ये छोटे छोटे चीज़ कर रहे थे। उसके बाद ही तो पॉसिबल है कि आपको 80% आ सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? साध्य साधन विश्लेषण, ठीक है, मीन्स एंड एनालिसिस। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब अगला पॉइंट है आपका एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए पहले से तय किए गए क्रमबद्ध चरणों का पालन करना। यानी आपको पता है कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, ये आपको पता होता है। तो इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिदम। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपको चाय बनानी है, ठीक, तो आप एक निश्चित क्रम में काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पानी गर्म करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, कुछ देर बाद चाय उबलना शुरू हो जाएगा, फिर आप छानेंगे, उसके बाद आप पी लेंगे, ठीक। तो जब आपको पता होता है और जब आप क्रमबद्ध में आप जब काम करते हैं तो उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अगर आप इन चरणों को ही सही क्रम में करेंगे तो चाय तैयार हो जाएगी, तो इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम दूसरा एग्जांपल दें तो दूसरा एग्जांपल हम पढ़ाई का ही ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि गणित में किसी प्रश्न को आपको हल करने के लिए यदि किताब में एक निश्चित फार्मूला दिया गया है और उसके बाद निश्चित स्टेप भी आपको दिया गया है, फार्मूला यहाँ पे दे दिया गया है, फिर आपको स्टेप दे दिया गया कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक। ऐसा आपको दिया गया, यहाँ पे फार्मूला है लिखा हुआ, स्टेप दे दिया गया, स्टेप 1 में 2 में 3 में ऐसे करना है। तो आप वैसे वैसे आप फॉलो करते जाते हैं। पहले आप फार्मूला देखेंगे, फार्मूला में जो भी नंबर्स होंगे उसको पुट करेंगे, उसके बाद आप स्टेप 1 को देख करके फॉलो करेंगे, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 ऐसे करेंगे, ठीक। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं, ठीक, तो इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपने अनुभव और सामान्य ज्ञान और अनुमान के आधार पर जल्दी से समाधान खोज लेना, ठीक। तो इसमें कोई निश्चित नियम या स्टेप जरूरी नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आप पहली बार
किसी नए बाजार में गए, ठीक, और आपको कोई दुकान नहीं मिल रही है, तो आप सोचते हैं कि जहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं शायद वहीं मुख्य बाजार होगा, तो आप लोगों को देख करके उस दिशा में चल देते हैं, ठीक। और आपने अपने अनुमान और सामान्य अनुभव का इस्तेमाल किया, ठीक। तो इसी को हम क्या कहेंगे? ह्यूरिस्टिक। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एग्ज़ाम का, ठीक। तो परीक्षा में आपको कोई कठिन प्रश्न आता है, ठीक, और पूरा उत्तर याद आपको नहीं है, लेकिन आपको विषय का कुछ ज्ञान भी है, तो आप अपने अनुभव और याद की हुई जानकारी के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ लिया गया आपसे, साइकोलॉजी का क्लास हो रहा है तो साइकोलॉजी का ही सोच लीजिए कि साइकोलॉजी में बहुत क्वेश्चन हार्ड आ गया, ठीक है। हार्ड आ गया, आपको उसका आंसर भी नहीं आता है। आंसर अगर नहीं आता है आपको, तो आप क्या करेंगे कि आपको साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे, क्योंकि शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जानकारी तो साइकोलॉजी का होगा ही। तो उसी बेसिस पे आप और अनुभव के बेसिस पे आप क्या करते हैं, नॉलेज और अनुभव के बेसिस पर आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखने का कोशिश करते हैं अपने शब्दों में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक। अब अगला है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है कि नई समस्या को किसी ऐसी पुरानी समस्या से जोड़ करके हल करना जिसे हम पहले हल कर चुके हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि ऐसी समस्या पहले भी आई थी, तब मैंने यह तरीका अपनाया था, शायद यहाँ भी वही तरीका काम करेगा, ठीक। तो ये इसका हो गया डेफिनेशन। अब हम आपको देते हैं एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि आपने पहले साइकिल चलाना सीखा था और अब आपको स्कूटर चलाना सीखना है, ठीक। तो आप सोचते हैं कि दोनों में संतुलन बनाए रखना तो जरूरी है। साइकिल चलाने का पुराना अनुभव आपको स्कूटर सीखने में भी मदद करता है। तो ये समानता के आधार पर सीखने का उदाहरण है, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम आपको दे तो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। तो आपने पहले एक गणित के प्रश्न को किसी विषय फार्मूला से हल किया था, ठीक। और अब नया प्रश्न थोड़ा अलग है, लेकिन उसकी संरचना पहले वाले प्रश्न जैसी है। जैसे कि कई बार ऐसे होता है आपके मैथ के बुक में होता है ना कि जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप ये वाले फार्मूला से बना लेते हैं, ठीक। कोई फार्मूला है, ये वाले फार्मूला से आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन अगला जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हल्का सा ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही सिमिलर पैटर्न होता है। तो उसमें फार्मूला सेम टू सेम, ये फार्मूला दूसरा बैठेगा लेकिन लगभग सेम टू सेम ऐसा ही होता है। तो ऐसा आप मैथ के बुक में देखते होंगे, कई बार देखे भी होंगे, ऐसा रहता है। तो इसी को हम एनालॉजी बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है पीछे से आगे की ओर युक्ति, यानी वर्किंग बैकवर्ड। इसका कहने का मतलब है समस्या को शुरू से हल करने के बजाय अंतिम लक्ष्य से पीछे की ओर सोचना। यानी पहले यह देखते हैं कि मुझे अंत में क्या प्राप्त करना है, फिर सोचते हैं कि वहां पहुंचने के लिए उससे पहले क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता है कि आपको सुबह 9 बजे उठ करके कॉलेज पहुंचना है। अब आप पीछे से सोचते हैं कि 9 बजे कॉलेज पहुंचना है और 8:30 बजे घर से निकलना है, 8 बजे तैयार होना है और 7:30 बजे नाश्ता करना है और 7 बजे उठना है, ठीक। तो इस तरीके से आप सोचते हैं कि आप 7 बजे उठ जाते हैं, 7:30 बजे नाश्ता करते हैं, 8 बजे तैयार होना है और 8:30 बजे घर से निकलना है, 9 बजे पहुंच जाना है। तो आप कैसे सोचते हैं? आप उल्टे इस तरीके से सोचते हैं, पहले उल्टा से सोचते हैं। तो इस प्रकार आपने लक्ष्य से पीछे की ओर योजना बनाई। यानी 9 बजे अगर आपको कॉलेज पहुंचना है तो आप 9 बजे से पहले का सोचेंगे कि हमको कितने बजे में क्या करना है। तो 8:30 बजे में आप क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं और 8 बजे में आप सोचते हैं कि 8 बजे तक मैं तैयार हो जाऊंगा और 7:30 बजे तक मैं क्या करूंगा कि 7:30 बजे नाश्ता करने बैठ जाऊंगा और 7 बजे उठ जाऊंगा। तो मतलब 7 बजे आप उठ जाएंगे तो ही आप 9 बजे कॉलेज पहुंच पाएंगे। ऐसा आप पीछे से सोचते हैं, उल्टा, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है निर्णय के समय का महत्व। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि निर्णय के समय का महत्व का मतलब है कि किसी समस्या का निर्णय लेने में कितना समय लग रहा है और उस समय का निर्णय
कि गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक हो गया आपका पहला पॉइंट। आपको इसमें याद रख लेना है ये वाली बात, ठीक, कि अगर समस्या आसान है तो व्यक्ति को उसका अनुभव है तो वह जल्दी निर्णय ले सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि 10 + 20 कितना होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि 30 हो जाएगा। तो यहाँ समस्या आसान है, इसीलिए निर्णय लेने में बहुत कम समय लगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर समस्या कठिन है तो व्यक्ति को अधिक जानकारी के बारे में सोचना पड़ता है, इसीलिए निर्णय लेने में अधिक समय भी लग जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि अगर आपको तय करना हो कि बीए के बाद कौन सा कैरियर चुनना है, तो आप नौकरी, पढ़ाई, अपनी रुचि, भविष्य और अवसरों के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए इसमें अधिक समय लगेगा कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप सोचेंगे, ठीक। अब तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रख लेना है ये वाली बात, ठीक है, कि अगर व्यक्ति बिना सोचे समझे बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है तो गलत निर्णय होने की संभावना भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने बिना प्रश्न पूरा पढ़े परीक्षा में उत्तर लिख दिया, ठीक है, तो बाद में पता चलता है कि आपने प्रश्न को गलत समझ लिया था और इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था। तो ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपको इसमें याद रख लेना है कि किसी छोटे निर्णय के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाना भी उचित नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको बाज़ार में 2 पेन में से एक खरीदना है और आप एक पेन चुनने में ही 2 घंटे लगा देते हैं, तो ये अनावश्यक रूप से अधिक समय लग जाता है आपसे। 5वां पॉइंट आपको इसमें याद रख लेना है कि सही निर्णय के लिए संतुलित समय आवश्यक होता है, इसीलिए निर्णय लेने में न बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होनी चाहिए और न ही अनावश्यक देरी। न ही जल्दबाजी करनी है और न ही ज़्यादा देरी करनी है। तो व्यक्ति को समस्या की कठिनाई, उपलब्ध जानकारी और अपने अनुभव और ऑप्शन की संख्या के अनुसार उचित समय लेकर के निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको परीक्षा में MCQ दिया गया, ठीक है, MCQ आपसे पूछा गया तो बहुत आसान प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आप जवाब तुरंत दे देंगे। थोड़ा कठिन सवाल पूछा जाएगा तो कुछ समय सोच करके आप उसका उत्तर देंगे, और उससे भी ज़्यादा कठिन पूछा गया तो सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ करके फिर आप क्या करेंगे कि तुलना करेंगे और उसके बाद आप उसका आंसर देंगे। तो इसीलिए समस्या जितना कठिन होगी, सही निर्णय लेने के लिए उतना अधिक समय आवश्यक होता है। तो ये बात आपको यहाँ तक याद रख लेना है। तो यहाँ तक बस इसका आंसर लिखना था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक लिख लीजिएगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आर डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग और जजमेंट के बारे में, ठीक है। ये जो दोनों है, एक मिनट, हाँ, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं जजमेंट की। जजमेंट क्या है? निर्णय का मतलब होता है कि किसी चीज़ या विकल्प को देख करके ये तय करना कि वो कितना अच्छा है, खराब है, या उचित है या अनुचित है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं। जजमेंट में हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपके सामने 2 फ़ोन है, ठीक, मोबाइल है, एक फ़ोन ये है और एक फ़ोन ये है, नहीं ऐसे लिखते हैं, एक फ़ोन ये है और एक फ़ोन मान लेते हैं ये है, ठीक। तो ये फ़ोन आपका 10,000 का है और ये फ़ोन आपका 12,000 का है, 12,000 का है। तो इस वाले फ़ोन में अच्छी बैटरी है, अच्छा कैमरा है, अच्छी बैटरी है और कम कैमरा है, और इस वाले फ़ोन में अच्छा कैमरा भी है और बैटरी भी अच्छा है। तो अब आप दोनों की कीमत, कैमरा, बैटरी और फीचर्स की तुलना करेंगे, ठीक। दोनों में से कौन सा फ़ोन अच्छा है, किसका फीचर अच्छा है, किसकी बैटरी, कैमरा, सब कुछ आप देखेंगे। फिर आप सोचेंगे कि मेरे लिए मोबाइल बी ज़्यादा अच्छा है। ये मोबाइल ए हो गया और ये मोबाइल बी हो गया, तो ये वाला फ़ोन आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये आप सोचेंगे। तो यहाँ पे आपने दोनों फ़ोन का मूल्यांकन और तुलना किया, ठीक। तो यही निर्णय है, इसी को हम बोलते हैं जजमेंट। आई होप आप क्लियर होगा। अब दूसरा है आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना,
निर्णय लेना का मतलब क्या होता है कि अब जब आपने दोनों मोबाइलों की तुलना कर ली है और आपको लगता है कि मोबाइल बी आपके लिए बेहतर है, तो आप उसे खरीदने का फैसला करते हैं। ठीक, पहले आप तुलना कर लेते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि हाँ, ये वाला जो मोबाइल था 12,000 वाला, ये वाला मोबाइल अच्छा है, तो अब आप डिसीजन लेंगे कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। यानी आपने निर्णय लिया, तो इसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। तो अब आई होप अब क्लियर होगा आपको। तो अब हम पढ़ते हैं निर्णय के अर्थ, इसके बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम आपको इसका एक और एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि आपको परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी है और आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है कि सुबह पढ़ना है, दूसरा विकल्प है कि रात में पढ़ना है। तो अब आप सोचते हैं कि सुबह मेरा दिमाग ज़्यादा शांत रहता है और सुबह मुझे कम डिस्टर्बेंस भी होता है और रात में मुझे अच्छी नींद आती है। तो इस आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं कि सुबह पढ़ना मेरे लिए बेहतर होगा। तो इसको हम कहेंगे जजमेंट। और जब आप तय करते हैं कि मैं सुबह रोज 6 बजे पढ़ूंगा, तो इसको हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो दोनों का आपस में संबंध भी होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि निर्णय लेने, ये दोनों तो हो चुका है। ठीक है, जैसे निर्णय लेने और निर्णय लेने का अर्थ, ये दोनों हो चुका है आपका। अभी हम तुरंत आपको समझाए वो इसी के बारे में समझा रहे थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, ये निर्णय लेना एवं निर्णयन का अंततः संबंध। जैसे कि अभी हम आपको बोले कि ये दोनों का आपस में संबंध भी होता है, तो वही संबंध आपको जानना है। तो यहाँ पे लिखा गया अंततः संबंध का, इसका मतलब है कि दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक प्रक्रिया दूसरी को प्रभावित करती है। जैसे कि पहला पॉइंट दिया गया है कि निर्णय लेने का आधार है, निर्णयन निर्णय लेने का आधार है। इसका मतलब है कि पहले व्यक्ति विकल्पों के बारे में सोचता है और उनकी अच्छाई बुराई देखता है, फिर उनमें से एक को चुन करके निर्णय लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपको कॉलेज जाने के लिए दो रास्ते दिए गए हैं। ठीक है, एक रास्ता ए है और एक रास्ता बी है। तो छोटा है ये वाला रास्ता, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी है। दूसरा रास्ता है जो कि थोड़ा लंबा है लेकिन ट्रैफिक बहुत कम है। तो आप दोनों रास्ताओं की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं निर्णयन। ठीक, निर्णयन ये। उसके बाद फिर आप तय करते हैं कि मैं रास्ता बी से कॉलेज जाऊंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका निर्णय लेना। इसको हम कहेंगे निर्णय लेना। इसीलिए कहा जाता है कि निर्णयन सही निर्णय लेने का आधार है। आई होप अब क्लियर होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि दोनों में विकल्पों का मूल्यांकन होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के सामने जब कोई विकल्प होते हैं तो वो उनकी अच्छाई बुराई लाभ और नुकसान को भी देखता है। जैसे मान लीजिए कि आपको फ़ोन खरीदना है और आपके सामने दो मोबाइल है, एक मोबाइल ये है और एक मोबाइल ये है। ठीक, ये सस्ता है लेकिन बैटरी कम अच्छी है, थोड़ा ये महंगा है लेकिन बैटरी और कैमरा अच्छा है। ठीक, तो आप दोनों की तुलना करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये विकल्पों का मूल्यांकन हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन तो दिया गया, विकल्प आपको यहाँ पर दिया गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं रहेगा। इसके बाद आप मोबाइल बी खरीद लेते हैं। ये वाला जो फ़ोन है ये आप खरीदने की सोचते हैं, तो इसको हम कहेंगे निर्णय लेना। तो इसी प्रकार दोनों प्रतिक्रियाओं में विकल्पों का महत्व होता है। ऑप्शन है तभी तो आप यहाँ पे अच्छाई बुराई देखते हैं, ऑप्शन नहीं रहेगा तो अच्छाई बुराई नहीं देखेंगे। अब तीसरा पॉइंट है, एक मिनट, तीसरा पॉइंट है दोनों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका होती है। इसका कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में होने वाली सोचने समझने की प्रक्रिया, इसी को हम बोलते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया। का मतलब हो जाता है कि हमारे दिमाग में होने वाली सोचने समझने की प्रक्रिया। तो निर्णयन और निर्णय लेने में व्यक्ति को कोई मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, स्मृति, तर्क, अनुभव, समस्या समाधान, इन सभी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। जैसे कि सोचना मतलब कौन सा विकल्प बेहतर रहेगा ये हम सोचते हैं, फिर
समझना का मतलब हो जाएगा कि समस्या वास्तव में क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। स्मृति का यहाँ पे मतलब होगा कि पहले का अनुभव क्या रहा है। और तर्क का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि कौन सा विकल्प अधिक उचित है। और अब है अनुभव। अनुभव का मतलब पहले ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ था। तो ये हम अनुभव से ही तो बताते हैं कि पहले परिस्थिति जब ऐसा हुआ था तब क्या हुआ था। समस्या समाधान का मतलब हो जाएगा कि समस्या को कैसे हल किया जाए। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि मान लीजिए कि आपको तय करना है कि परीक्षा की तैयारी घर से करना है कि लाइब्रेरी से करना है। तो अब आप सोचेंगे कि घर पर आराम है लेकिन ध्यान घर पे भटक जाता है। फिर आप सोचेंगे लाइब्रेरी के बारे में कि लाइब्रेरी में शांति है और पढ़ाई पर ध्यान भी रहता है। तो आप अपने पिछले अनुभव और तर्क का इस्तेमाल करके तय करते हैं कि लाइब्रेरी बेहतर है। तो यहाँ पे आप क्या किए कि सोच, स्मृति, अनुभव और तर्क सभी ने निर्णय लेने में मदद की आपकी। पहले आप सोचते हैं, फिर क्या करते हैं, स्मृति का इस्तेमाल करते हैं, फिर अनुभव और फिर तर्क के बेसिस पे आप निर्णय लेते हैं। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है और ये एग्जाम्पल भी। अगला पॉइंट है अनुभव का प्रभाव। अनुभव का प्रभाव का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब होगा कि हमारे पुराने अनुभव हमारे वर्तमान निर्णय को प्रभावित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ पहले ऐसी ही परिस्थिति हो चुकी हो तो वो इस बार जल्दी और बेहतर निर्णय ले सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपने पहले ऑनलाइन कोई मोबाइल खरीदा था और वो ख़राब निकल गया। ठीक, तो अब दोबारा फ़ोन खरीदते समय आप पहले से ज़्यादा सावधानी बरतेंगे। तो अब आप सोचेंगे कि पहले मुझे नुकसान हुआ था इसीलिए इस बार मैं कंपनी रिव्यू और वारंटी देख करके ही मोबाइल खरीदूंगा। ठीक है, तो यहाँ आपका पुराना अनुभव आपके वर्तमान निर्णय को प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया 5वां पॉइंट, भावनाओं का प्रभाव। भावनाओं का प्रभाव का मतलब क्या है कि हमारे भाव यानी इमोशन भी हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डर, गुस्सा, खुशी, चिंता, तनाव, उत्साह, ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशन है यानी भावनाएं हैं। ठीक, तो इन भावनाओं के कारण व्यक्ति कभी कभी बिना पूरी तरह सोचे निर्णय ले सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उसी समय अपने दोस्त को कुछ गलत बोल दिया और बाद में उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ गुस्से ने क्या किया कि यहाँ पे गुस्से ने उसके निर्णय को प्रभावित किया। गुस्से में वो बोल दिया, फिर वो बाद में सोचता है कि ये तो गलत था बिल्कुल भी, तो ऐसा वो सोचता है। तो इसी तरह बहुत अधिक डर या तनाव में भी व्यक्ति सही विकल्प का मूल्यांकन नहीं कर पाता है। जैसे कि आप सुने भी होंगे कि बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि गुस्से में और जब आप उदास होते हैं तो उस वक्त डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत ही होता है। अगला है पॉइंट नंबर 6, सही निर्णय से बेहतर निर्णय। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति विकल्पों को सही और निष्पक्ष तरीके से समझ करके उनकी तुलना करेगा तो उसके सही निर्णय लेने की संभावना अधिक होगी। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको 2 कॉलेज में से एक कॉलेज चुनना है। एक कॉलेज ये है, एक कॉलेज ये है। 2 कॉलेज में से एक कॉलेज आपको चुनना है। तो आप केवल ये देख कर के निर्णय लेते हैं कि मेरे दोस्त इसी कॉलेज में जा रहे हैं। अक्सर आप लोग ऐसा ही करते होंगे कि आपके दोस्त कौन सा कॉलेज में जा रहा है, एडमिशन ले रहा है, बस उसी में एडमिशन लेने लग जाते हैं। तो यह सही मूल्यांकन नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों कॉलेज की फीस, पढ़ाई, शिक्षक, सुविधा, दूरी और भविष्य के अवसर देख करके ही तुलना करते हैं और फिर फैसला लेते हैं तो आपका निर्णय ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, आपका दोस्त अगर इसमें जा रहा है लेकिन यहाँ पे सुविधा अच्छी नहीं है, फीस ज़्यादा है, टीचर भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं होते, फिर भी आप एडमिशन ले रहे हैं, तो ये निर्णय गलत है। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि इन दोनों कॉलेज में से देखते हैं कि किसकी फ़ीस कम है, किसकी सुविधा अच्छा है, आपके घर से कितनी दूरी पर कौन सा कॉलेज पास में है, ये देख कर के जब आप निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपका सही होता है। तो इसी को हम, ये वाले पॉइंट का मतलब यही था। अब अगला पॉइंट है दोनों में अंतर।
अब आपको जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, इन दोनों में अब आपको अंतर समझना है। जजमेंट और डिसीजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल समान नहीं है। निर्णयन क्या है? यहाँ पे लिखा गया निर्णयन। निर्णय को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको हम बोलते हैं जजमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि विकल्पों की अच्छाई, बुराई, लाभ, हानि और उपयोगिता का मूल्यांकन करना, इसी को हम क्या कहते थे? जजमेंट। निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब था? उसका मतलब था कि मूल्यांकन के बाद किसी एक विकल्प को चुन लेना। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिए थे कि जब आप चुन लेते हैं कि ये फ़ोन है और ये फ़ोन है, इन दोनों में से अच्छाई बुराई देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, नहीं है। लास्ट में आप डिसीजन लेते हैं कि ये फ़ोन हमको ख़रीदना है। ठीक, तो जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। फ़ोन ख़रीदने की आप सोच लेते हैं कि हाँ, मैं ये 12,000 वाला यही फ़ोन ख़रीदूँगा, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या अंतर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया गया है और यहाँ पे निष्कर्ष लिखा गया है, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, डिफाइन रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है कि मनुष्य के सामने रोज कई समस्या आती है, जैसे कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय चुनना चाहिए, किसी समस्या का समाधान कैसे करें, कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इन समस्याओं को हल करने और सही निर्णय लेने में तर्कन और बुद्धि मदद करती है, यानी रीजनिंग और इंटेलिजेंस क्या करती है? हमारी मदद करती है इन्हीं समस्याओं को सुलझाने में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तर्कना की परिभाषा। रीजनिंग की परिभाषा हम सबसे पहले जानेंगे। तो तर्कना एक मानसिक प्रक्रिया है, और इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में होने वाली सोचने की प्रक्रिया है। इसका मतलब यही होता है कि हमारे दिमाग में होने वाली सोचने की प्रक्रिया है। जब हम किसी समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तथ्यों को देखते हैं और अपने पुराने अनुभव को याद करते हैं, कारणों पर विचार करते हैं और फिर किसी निष्कर्ष पर जब हम पहुंचते हैं, तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीजनिंग, तर्कना। इसी को हम तर्कना कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक लाया। ठीक, तो अब वो सोचता है कि मेरे अंक कम क्यों आए, तो वो इसका कारण खोजता है कि शायद मैंने कम पढ़ाई की होगी, शायद मैंने प्रश्नों को ठीक से नहीं समझा होगा या ठीक से नहीं लिखा होगा, तो शायद मैंने समय का सही उपयोग नहीं किया। तो इन सभी बातों पर सोचने के बाद जब वो निष्कर्ष निकालता है कि अगर मैं रोज पढ़ाई करूं और प्रश्नों का अभ्यास करूं तो मेरे अंक अच्छे आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे विद्यार्थी ने तथ्यों, अनुभव और सोच विचार के आधार पर निष्कर्ष निकाला, तो इसी को हम कहते हैं रीजनिंग, तर्कना। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है, रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। अब आगे आपको पढ़ना है तर्कना की प्रमुख विशेषता। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है, इसमें तार्किक ढंग से विचार किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि तर्कना में व्यक्ति बिना सोचे कुछ भी मान नहीं लेता है, बल्कि कारण और प्रमाण के आधार पर सोचता है। कि अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, तो अगर बाहर सड़क गीली है तो आप सोच सकते हैं कि शायद बारिश हुई होगी, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि कहीं पानी की पाइप तो नहीं फट गई है। यानी आप तर्क लगा करके कारण खोजते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ मानना नहीं होता है, बल्कि तर्क लगा करके इसका कारण ढूंढना होता है। अगला पॉइंट है, इसमें उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि किसी जानकारी को ध्यान से समझना और उसके अलग अलग हिस्सों को देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको 2 कॉलेज में से एक कॉलेज चुनना था, तो आप दोनों की फीस, पढ़ाई, दूरी, सुविधा की तुलना करते हैं, तो यही कहलाएगा आपका सूचनाओं का विश्लेषण। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है, यह व्यक्ति को सही निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहायता करती है। इसका
इसका कहने का मतलब है कि तर्कना के द्वारा व्यक्ति उपलब्ध जानकारी पर विचार करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आपने देखा कि रोज पढ़ने वाले विद्यार्थी के अच्छे अंक आते हैं और आप क्या करते हैं कि निष्कर्ष निकालते हैं कि नियमित पढ़ाई से परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है, अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। अगर आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, ना कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आकर के कमेंट करना है कि मैम ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। ठीक, तो ऐसे नहीं होता है। अगला है समस्या समाधान और निर्णय लेने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका कहने का मतलब है कि जब हमारे सामने कई समस्या आती है तो तर्कना हमें उसके समाधान के बारे में सोचने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो आप क्या सोचेंगे कि चार्जर ख़राब है, या तो स्विच ख़राब है, या तो केबल ख़राब है, मोबाइल का पोर्ट ख़राब हो सकता है। तो आप एक एक संभावना को देख करके समस्या का कारण खोजेंगे। तो इसीलिए तर्कना समस्या समाधान और निर्णय लेने दोनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ तक ये पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि की परिभाषा, यानी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्धि केवल ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का नाम नहीं है। बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब होता है कि किसी बात को समझना, उससे सीखना, समस्या का समाधान करना और नई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आप पहली बार किसी नए शहर में गए और आपको अपने होटल का रास्ता नहीं पता है, तो आप नक्शा देखते हैं, रास्ता समझते हैं और लोगों से पूछते हैं, या गलत रास्ते होने पर दूसरा रास्ता अपनाते हैं और अंत में आप होटल तक पहुंच जाते हैं। या फिर आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके भी पहुंच सकते हैं, पूछ करके भी पहुंच सकते हैं। तो ये आपकी बुद्धि का प्रयोग हुआ। यहाँ पे आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आपने नई परिस्थितियों को समझा और उसके अनुसार अपना व्यवहार बदला। तो अब हम बात करते हैं कि बुद्धि में क्या क्या शामिल होता है। तो बुद्धि में क्या क्या शामिल होता है? बुद्धि में ये सब शामिल होता है, यहाँ पे जो लिखा गया है ये शामिल होता है। जैसे कि बुद्धि के कारण व्यक्ति सीखता है, नई चीज़ों को समझता है और बात का अर्थ पकड़ता है, फिर तर्क भी लगाता है और समस्या का हल करता है और फिर अनुकूलन करता है। अनुकूलन करता है क्या मतलब? परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव करता है। तो ये सब चीज़ आपको बुद्धि में दिखेगा। तो ये पूरा हो गया। अब हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशेषता यहाँ पे लिखी गई है। बुद्धि की कुछ प्रमुख विशेषता है, जिसमें पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि यह व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होने में सहायता करती है। इसका कहने का मतलब है कि हमने समझा अब तक कि बुद्धि का मतलब केवल पढ़ाई में तेज होना नहीं है। बुद्धि का मतलब क्या था? कमेंट में बताना है अभी आपको। बुद्धि का मतलब था कि परिस्थितियों को समझना और उससे सीखना, समस्या को हल करना और उचित व्यवहार करना। ठीक है, तो अब इसकी 4 विशेषता है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले ये दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति नई परिस्थिति आने पर घबराने के बजाय उसके अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कोई विद्यार्थी पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और उसे ऑनलाइन क्लास समझ नहीं आती है, तो वह धीरे धीरे मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका सीख लेता है। ठीक, तो यह नई परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना है। तो आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से या फिर नहीं, ये भी बात आपको कमेंट में बताना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सीखने और अनुभव के लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। इसका कहने का मतलब है कि बुद्धि व्यक्ति को अपनी गलतियों और पुराने अनुभवों से सीखने में सहायता करती है। जैसे कि अगर आपने परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ाई करके अच्छे अंक नहीं आए, ठीक, अच्छे अंक नहीं पाए, तो अगली बार आप पहले से पढ़ाई शुरू करेंगे। जैसे कि एक स्टूडेंट्स है, शायद वो इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट्स है, ठीक, तो पिछले बार उस स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आ गया था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं की, बिना पढ़ाई किए ही एग्ज़ाम देने चली गई थी। तो इस बार वो कह रही थी कि इस बार हम बहुत शुरू से पढ़ेंगे, तो शुरू से ही क्लास अटेंड कर रही हैं। तो आई होप कि उस स्टूडेंट्स का अच्छा नंबर इस बार आएगा। तो अब आगे, हाँ, तो इसका मतलब यही था
कि शुरू से पढ़ाई करेंगे और आपने पूरे अनुभव से सीख करके अपना व्यवहार बदला। तीसरा पॉइंट है कि यह समस्या समाधान में सहायक होती है। इसका कहने का मतलब है कि बुद्धि व्यक्ति को समस्या को समझने और उसका उचित समाधान खोजने में मदद करती है। जैसे कि अगर आपका मोबाइल अचानक बंद हो गया तो आप सोचेंगे कि बैटरी खत्म हो गया होगा या फिर चार्जर खराब है या कोई दूसरी समस्या भी हो सकती है, तो फिर कारण पता करके समाधान करेंगे। तो इसमें आपकी बुद्धि का प्रयोग हुआ, अपना दिमाग लगाया आपने। अगला पॉइंट है, यह तार्किक एवं उचित निर्णय लेने में सहायता करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न विकल्पों के बारे में सोच करके उचित निर्णय लेने में मदद करती है। अगर आपको 2 कॉलेज में से एक कॉलेज चुनना है तो आप केवल दोस्तों की बात नहीं मानेंगे, आप फीस, पढ़ाई, दूरी और भविष्य के अवसर को देख करके ही निर्णय लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बुद्धि के आधार पर आप उचित निर्णय लेते हैं। हो गया ये पूरा। ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अब लास्ट है आपका यहाँ पे दिया गया निर्णय की अवधारणा, यानी डिसीजन मेकिंग के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो निर्णय का मतलब क्या था कि जब हमारे सामने किसी समस्या के कई विकल्प हो तो उन विकल्पों को देख करके उनकी अच्छाई बुराई समझ करके और तुलना करके सबसे उचित विकल्प चुनना, इसी को हम क्या कहते थे, डिसीजन मेकिंग। ठीक, जैसे कि वो आपको फ़ोन वाला एग्जाम्पल हम आपको दिए थे, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे उदाहरण भी लिखा गया है, ये आपको उदाहरण रीड कर लेना है क्योंकि डिसीजन मेकिंग हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। अगला है निर्णयन की प्रक्रिया क्या होती है। तो निर्णयन की प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो समस्या की पहचान सबसे पहला है आपका, समस्या की पहचान। तो सबसे पहले आपको समझना होता है कि समस्या क्या है और हमें किस बात का निर्णय लेना है। जैसे कि आपके सामने 2 कॉलेज है और आपको तय करना है कि किस कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तो यही आपकी समस्या है। तो ये आपका हो जाएगा समस्या। दूसरा पॉइंट, जानकारी एकत्र करना, यानी अब आप दोनों कॉलेज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले आप सोचेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको तो विकल्प चुनना है कि दोनों में से किस कॉलेज में पढ़ना है। उसके बाद आप जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कौन से कॉलेज की फ़ीस कितनी है, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, वहाँ पे टीचर है या नहीं है, कॉलेज घर से कितना दूर है और भविष्य में क्या अवसर मिलेंगे। तो ये सब जानकारी आप इकट्ठा करते हैं। तो दूसरा स्टेप आपका ये हो गया। तीसरा स्टेप आपका होगा कि विकल्पों की पहचान करना, यानी अब आप देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से विकल्प है। एक है कॉलेज ए, एक है कॉलेज बी। तो इन्हीं को विकल्प कहा जाता है कि 2 कॉलेज है तो आपके सामने 2 विकल्प हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, विकल्पों का मूल्यांकन करना। मतलब अब दोनों विकल्पों की अच्छाई और कमी देखते हैं आप। कॉलेज ए का आप देखते हैं कि कॉलेज ए में क्या है, फीस कम है लेकिन घर से दूर है। कॉलेज बी है जिसमें क्या है कि फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन घर के पास है और सुविधा भी अच्छी है। तो अब आप दोनों के लाभ और हानि की तुलना करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्पों का आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। 5वां पॉइंट, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। इसका कहने का मतलब है कि अब सभी बातों पर विचार करने के बाद आप तय करते हैं कि मेरे लिए कौन सा कॉलेज ठीक है। तो मेरे लिए ये जो कॉलेज बी है, ये वाले कॉलेज ठीक है जो कि घर से पास में है। ठीक, तो आप कॉलेज बी को चुनते हैं। तो इसी को हम कहेंगे सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना, निर्णय लेना है। अब अगला पॉइंट है निर्णय को लागू करना, यानी इसका कहने का मतलब है कि अब केवल फैसला करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि आपको अपने फैसले पर अमल भी करना होगा। आप कॉलेज बी में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं, तब जाके हम इसको कहेंगे कि निर्णय को लागू किया गया। अगला है परिणाम का मूल्यांकन। इसका कहने का मतलब है कि अंत में आप देखा जाता है कि लिया गया निर्णय कितना सफल रहा है। तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि आपका फैसला सही था या फिर नहीं था। तो आप देखते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एडमिशन लेने के बाद ही तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे टीचर कैसे है, सुविधा कैसा है। ठीक, आपको कॉलेज पसंद आया या फिर नहीं, आपको अच्छी सुविधाएं मिल रही है या फिर नहीं। अगर आपका निर्णय सही साबित हुआ तो समस्या का समाधान हो गया। तो इसी को हम कहेंगे परिणाम का मूल्यांकन। ठीक, अब अगला है तर्कना और बुद्धि के निर्णय में भूमिका। ये बस अब लास्ट है।
तो इन दोनों की क्या भूमिका ये हम समझेंगे। तो अब सवाल है कि निर्णय लेते समय तर्कना और बुद्धि क्या करती है। तो रीजनिंग की भूमिका क्या है। तर्कना की सबसे पहले हम भूमिका समझेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि कॉलेज भी थोड़ा महंगा था, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं अच्छी थी और पढ़ाई भी बेहतर था, तो इसीलिए लंबे समय में यह मेरे लिए अधिक अच्छा हो सकता है, ऐसा आप सोचते हैं। आपने कारण और परिणाम के आधार पर सोचा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तर्कना। कारण और परिणाम के आधार पर जब आप सोचते हैं तो इसी को हम तर्कना कहते हैं। तो यहाँ पर आप क्या सोचते हैं कि कारण भी ढूंढते हैं और परिणाम के आधार पर आप कॉलेज बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बुद्धि की, यानी इंटेलिजेंस की। तो बुद्धि हमें समस्या को समझने, जानकारी का सही उपयोग करने और परिस्थिति के अनुसार उचित विकल्प चुनने में मदद करती है। जैसे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति, रुचि और पढ़ाई और भविष्य के अवसरों को समझ करके कॉलेज बी को आप चुन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग किया गया, फीस देखा गया, आप अपनी फिनेंशियल कंडीशन देखते हैं, आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं, पढ़ाई भी देखते हैं और भविष्य में क्या अवसर मिलेंगे आपको, ये सब के आधार पर आप सोच समझ करके कॉलेज बी को चुन लेते हैं। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज रीजनिंग हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है ये हम आपको समझा दिए थे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या था ये भी हम आपको शुरू में ही समझा चुके हैं। तो इसकी क्या भूमिका है, समस्या को समझने में सहायता करती है, समस्या के कारण का पता लगाती है और जानकारी का विश्लेषण करती है। विभिन्न विकल्पों की पहचान, विकल्पों की तुलना और सही निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करती है, और उचित निर्णय लेने में सहायता और गलतियों को कम करना, और नई परिस्थितियों में समाधान खोजने में सहायता करती है। और लास्ट में आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम रीजनिंग के बारे में और इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी हम बुद्धि और तर्कना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब आपको भी थोड़ा बुद्धि लगाना है, क्योंकि हम आपको बुद्धि के बारे में समझा चुके हैं, इतना सारा एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। अब आपको थोड़ा बुद्धि लगाना है, इसको पढ़ना है और खुद से इसको थोड़ा सा समझ लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम इसीलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि इसको हम कई बार समझा चुके हैं, रीजनिंग के बारे में और डिसीजन मेकिंग के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में समझा चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनिंग, एक्सप्लेन डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में समझा चुके हैं, तो तर्कना का अर्थ भी यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। हम आपको समझाते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव के बारे में। इसके बारे में डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सामान्य नियम से किसी विशेष मामला के बारे में निष्कर्ष निकालना। यानी पहले से हमारे पास एक सामान्य नियम है, फिर हम देखते हैं कि वह नियम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु पर कैसे लागू होता है। तो आपको यहाँ पर 3 बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा। यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ में, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सामान्य नियम ये याद रखना है आपको, उसके बाद विशेष व्यक्ति ये याद रखना है, और लास्ट में आपको निष्कर्ष। ये 3 चीज पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि हम जानते हैं कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, ठीक। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है कि सभी मनुष्य नश्वर है, तो ये आपका हो जाएगा सामान्य नियम, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा गया है राम एक मनुष्य है, ठीक। तो राम एक मनुष्य है ये भी हम जानते हैं, तो इसीलिए हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अंततः क्या हो जाएगा कि राम नश्वर है। यानी ये हो गया आपका सामान्य नियम और ये हो गया आपका विशेष व्यक्ति। और जब हम लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि अंततः राम नश्वर है, ठीक। तो यहाँ हमने सामान्य से विशेष की ओर कदम बढ़ाया, ठीक। ये सामान्य था, फिर ये विशेष की ओर हम कदम बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो इसी का कहने का मतलब है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषता के बारे में। इसकी विशेषता इसमें दिया गया है, इसमें सामान्य से विशेष की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल में दिखाए कि सामान्य से किधर बढ़ते हैं, विशेष की ओर।
इसमें नियम या सिद्धांत को आधार बनाया जाता है, तार्किक निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। गणित और तर्क संबंधी समस्या में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे दिया गया है इंडक्टिव रीजनिंग। अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। ये यहाँ पे नहीं होगा, डिडक्टिव हो गया। इंडक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कई विशेष उदाहरणों या अनुभवों को देख करके एक सामान्य निष्कर्ष निकालना। ठीक, कई उदाहरणों अनुभव के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष निकालना। फॉर एग्जाम्पल के लिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ हम अपने अलग अलग उदाहरण देखते हैं और फिर उन उदाहरणों में से एक सामान्य नियम बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे कि हमने देखा कि लोहा गर्म करने पर फैलता है और तांबा गर्म करने पर फैलता है। ठीक है, और अल्युमिनियम गर्म करने पर फैलता है। तो इन सभी उदाहरण को देख करके हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि धातु गर्म करने पर फैलती है। तो यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाते हैं। ये तीनों उदाहरण को हम देखते हैं, ये क्या होता है कि गर्म होने पर ये फैल जाता है। ठीक, तो हम लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं इन तीनों को देख करके। क्या निकालते हैं? कि धातु गर्म करने पर फैलती है। ठीक, तो यहाँ हमने क्या किया? विशेष उदाहरणों से सामान्य नियम बनाए। सामान्य नियम क्या बनाया? कि धातु गर्म करने पर फैल जाती है। यहाँ लिखा भी गया है, ये आपको रीड कर लेना है। ठीक, इसकी विशेषता भी यहाँ पे दी गई है, ये भी आपको थोड़ा रीड कर लेना है और यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब होता है ये हम आपको बताए अभी नहीं बताए, हम थोड़ा देर पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या मतलब है, समस्या समाधान की क्या मतलब है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। अब इसकी क्या क्या बाधाएं हैं ये आपको पढ़ना है। पहला दिया गया है मानसिक अवरोध, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेंटल सेट। इसका कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति किसी समस्या को हमेशा एक ही तरह से हल करने की कोशिश करता है और दूसरे तरीके के बारे में नहीं सोचता है, तो इसे मानसिक अवरोध कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि आप गणित का सवाल हमेशा एक ही फॉर्मूला के साथ सॉल्व कर रहे हैं और अब नया सवाल थोड़ा अलग आ गया, तो उसमें दूसरा तरीका लगना चाहिए, लेकिन आप पुराने फॉर्मूले को ही बार बार लगाते हैं और बार बार वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका पुराना सोचने का तरीका आपको नया समाधान खोजने में रोक रहा है, तो इसी को हम कहेंगे मानसिक अवरोध। अगला है पॉइंट कार्यात्मक स्थिरता, यानी फंक्शनल फिक्सनेस। इसका कहने का मतलब है कि व्यक्ति किसी वस्तु को केवल उसके सामान्य काम के लिए ही देखता है और ये नहीं सोच पाता है कि उस वस्तु का कोई दूसरा उपयोग भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि आपको किसी कागज को चिपकाना है लेकिन आपके पास गोंद नहीं है, तो आपके पास टेप है, लेकिन आप सोचते हैं कि टेप तो केवल सामान पैक करने के लिए होता है। तो अगर आप सोचेंगे कि टेप से कागज भी चिपकाया जा सकता है तो समस्या हल हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि वस्तु के दूसरे उपयोग के बारे में न सोच पाना कार्यात्मक स्थिरता कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि मानसिक जड़ता। मानसिक जड़ता का क्या मतलब होता है? मेंटल इनर्शिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। मेंटल इनर्शिया का मतलब होता है कि जब व्यक्ति पुराने तरीके या विचार को छोड़ना नहीं चाहता और नई विधि अपनाने में परेशानी महसूस करता है, तो इसे मानसिक जड़ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई व्यक्ति वर्षों से किताब से पढ़ाई करता आया है, अब ऑनलाइन पढ़ाई की अधिक सुविधाजनक है, लेकिन वह नई तकनीक सीखना ही नहीं चाहता है, केवल पुराने तकनीक से ही पढ़ना चाहता है। पहले क्या था कि पहले वो बच्चा किताब से ही पढ़ते आया है, लेकिन अब क्या है कि अब तो सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ना सीखना ही नहीं चाहता है कि ऑनलाइन कैसे क्लास अटेंड करना है, कैसे ज्वाइन होना है, ये सब वो सीखना ही नहीं चाहता। वो पुराने तरीके से वही किताब से ही पढ़ना चाहता है। तो इसी को हम मानसिक जड़ता कहते हैं, यानी पुराने तरीके से बहुत ज़्यादा जुड़े रहना ही मानसिक जड़ता कहलाता है। अगला है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बियास कहते हैं, बियास, BIAS। ठीक, तो इसका मतलब होता है
कि किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में पहले से बनी हुई धारणा। तो इसी कारण की वजह से व्यक्ति वास्तविक तथ्यों को सही तरीके से नहीं देख पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की पहले से ही मन में धारणा बनी हुई है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है। अगर वो विद्यार्थी सही उत्तर भी दे देता है फिर भी टीचर उसकी क्षमता को कम ही समझते हैं। ठीक, तो पहले से बनी हुई धारणा सही मूल्यांकन में बाधा बन रही है। तो यही पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पहले से ही मन में धारणा बना हुआ है कि हाँ वो बच्चा कमज़ोर है, भले वो कितना भी सही आंसर दे दे, कुछ भी कर ले, लेकिन पहले फिर भी टीचर के मन में होता है कि हाँ ये कमज़ोर ही है, इस टाइप का धारणा बना लेते हैं मन में। तो ऐसा ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आपको गलत तरीके से नहीं सोचना है। अब अगला है गलत जानकारी यानी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर समस्या से जुड़ी जानकारी गलत हो, अधूरी हो या अस्पष्ट है तो सही समाधान खोजना मुश्किल हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको किसी जगह जाना है लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको गलत रास्ता बता दिया, तो आप अब क्या होगा कि आप गलत रास्ते पर पहुंच जाएंगे, गलत जगह पहुंच जाएंगे। आप उस जानकारी पर भरोसा करके गलत रास्ते पे चल देते हैं। तो गलत जानकारी के कारण समस्या का सही समाधान नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको जाना था कहीं और, आप पहुंच गए कहीं और। गलत जानकारी की वजह से कहीं और ही पहुंच जाएंगे। अगला है भावनात्मक बाधाएं। भावनात्मक बाधाएं को इंग्लिश में कहा जाता है इमोशनल बैरियर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कभी कभी हमारी भावनाएं हमारी सोच को प्रभावित करती है, जैसे कि डर, तनाव, क्रोध, चिंता या अत्यधिक खुशी या फिर क्या बोलते हैं उत्साह। ठीक, तो इनके कारण क्या होता है कि व्यक्ति शांत होकर के समस्या पर विचार नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि परीक्षा में एक विद्यार्थी बहुत ज़्यादा घबरा गया। ठीक, उसे उत्तर पता था लेकिन तनाव के कारण वह उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तनाव ने समस्या समाधान में बाधा डाल दी। अब तनाव की वजह से बच्चा लिख ही नहीं पाया, तो यहाँ पे समस्या कौन पैदा किया? यहाँ पे तनाव समस्या को पैदा कर देता है। अब अगला पॉइंट है प्रेरणा की कमी यानी लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन तो क्या बोले आपको हम, स्टूडेंट्स लाइफ में तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि बिना मोटिवेशन के कोई स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं पाता है, आजकल ऐसा हो गया है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति के अंदर समस्या को हल करने की इच्छा या उत्साह ही नहीं है तो वो समाधान खोजने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करेगा। जैसे कि किसी विद्यार्थी को गणित अगर बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो वो सोचता है कि मुझसे गणित नहीं होगा, तो इसीलिए वो प्रश्न को हल करने की कोशिश ही नहीं करता है। तो प्रयास करने की इच्छा की कमी के वजह से प्रेरणा की भी कमी हो जाती है। तो प्रयास करना चाहिए ताकि प्रेरणा की कमी ना हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समय का दबाव। समय का दबाव का मतलब है टाइम प्रेशर। जब व्यक्ति को बहुत कम समय में निर्णय लेना पड़ता है तो वह सभी विकल्पों पर ठीक से विचार नहीं कर पाता है। जैसे कि परीक्षा में आपके पास केवल 2 मिनट बचा हुआ है, ठीक है, और एक कठिन प्रश्न आपको सॉल्व करना है, तो आप जल्दी जल्दी क्या करते हैं कि विकल्प देखते हैं और बिना ठीक से सोचे समझे गलत आंसर में ही टिक मार देते हैं। ठीक, तो कम समय के कारण क्या हुआ, यहाँ पे सही विश्लेषण नहीं हो पाए। कम समय की वजह से आप सोच नहीं पाए और सही आंसर टिक नहीं लगा पाए। तो यही इसका कहने का मतलब है समय का दबाव। चलिए ये पूरा हो गया। अब है अनुभव की कमी। अनुभव की कमी का क्या मतलब है? लैक ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति के सामने नई समस्या आती है और उसे उस समस्या के बारे में पहले से ज़्यादा जानकारी या अनुभव नहीं होती है तो उसे सही समाधान खोजने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई विद्यार्थी पहली बार कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा देने जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उत्तर कैसे चुनना है और प्रश्न कैसे बदलना है, ठीक, और परीक्षा कैसे जमा करना है, यानी सारा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद सबमिट कैसे करना है ये भी नहीं पता है। जैसे एग्जाम्पल अब होता है ना, सीबीटी होता है एग्ज़ाम, सीबीटी, हाँ, तो उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब उस विद्यार्थी को पता नहीं है क्योंकि उसे पहले इसका अनुभव नहीं है, इसीलिए उसे परेशानी हो सकती है। तो इसे अनुभव की कमी कहा जाता है।
लेकिन अगर वो 1-2 बार ऑनलाइन परीक्षा दे चुका हो तो अगली बार वो आसानी से परीक्षा दे पाएगा। ठीक। अब पॉइंट नंबर 10 है मिसअंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को गलत समझना। इसका मतलब है कि किसी समस्या को हल करने से पहले यह समझना जरूरी है कि असल में समस्या है क्या। अगर व्यक्ति समस्या को ही गलत समझ लेता है तो उसका समाधान भी गलत ही निकल करके आएगा। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है और आप सोचते हैं कि मोबाइल की बैटरी ख़राब है और आप बैटरी बदलने चले जाते हैं, नया बैटरी लगवा लेते हैं फ़ोन में। लेकिन असली समस्या क्या थी कि चार्जर का तार ही खराब था। तो आपने समस्या को सही ढंग से समझा ही नहीं, इसीलिए आपका समाधान भी गलत हो गया। बदलना था आपको चार्जर का तार, लेकिन आप बदल दिए मोबाइल का बैटरी। तो क्या हुआ, जब आप सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आपका निर्णय भी गलत ही होगा। तो यही समस्या को गलत समझना कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको लिख लेना है इसका आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 है चिंतन यानी थिंकिंग, और इसके नेचर के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो चिंतन का मतलब क्या है ये भी आपको समझना है। तो चिंतन का मतलब होता है कि किसी बात के बारे में सोचना, उसी को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग यानी चिंतन। लेकिन मनोविज्ञान में चिंतन केवल सामान्य रूप से सोचने को नहीं कहता है। जब हम किसी समस्या, वस्तु, घटना या परिस्थिति के बारे में अपने ज्ञान, अनुभव, स्मृति और कल्पना का प्रयोग करके सोचते हैं और किसी निष्कर्ष या समाधान तक पहुंच जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, चिंतन हम इसी को कहते हैं। साइकोलॉजी में चिंतन का ये मतलब होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि कल आपकी परीक्षा है और आप सोचते हैं कि मेरे पास 3 चैप्टर अभी भी बचा हुआ है, तो पहले कौन सा पढूं, कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना समय किस चैप्टर को दूं। आप अपने पुराने अनुभव और जानकारी का उपयोग करके योजना बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चिंतन, थिंकिंग इसी को कहा जाता है। ठीक। अब आपको पढ़ना है, यहाँ पे चिंतन का अर्थ भी लिख दिया गया है अलग से और यहाँ पे भी लिखा गया है, तो आपको ये दोनों पढ़ लेना है। चिंतन का स्वरूप आपको पढ़ना है, यानी चिंतन का नेचर एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है मानसिक प्रक्रिया, यानी चिंतन हमारे दिमाग में होने वाली प्रक्रिया है और हम अपने मन में जानकारी और विचारों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आप सोच रहे हैं कि आज क्या पढ़ना है और आप मन में अलग अलग विषयों के बारे में सोचते हैं कि आज मेजर पेपर पढूं या फिर माइनर पेपर पढूं, माइनर पेपर 7 पढूं या फिर 8 पढूं या मेजर 10 पढूं या मेजर 12 पढूं, ये आप सोच रहे हैं। ठीक। और तय करते हैं कि पहले कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा पेपर पहले पढ़ना है। तो इसीलिए चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। इसका कहने का मतलब है कि चिंतन आमतौर पर किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। हम किसी समस्या को हल करने और निर्णय लेने या योजना बनाने के लिए सोचते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं और आपका उद्देश्य है कि अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो इसीलिए चिंतन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। अगला पॉइंट है समस्या समाधान में सहायक। समस्या समाधान में सहायक कहने का मतलब है कि चिंतन हमें समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, ये वाला जो एग्जांपल है ये यहाँ पे सूट करेगा। जैसे कि चार्जर ख़राब है, स्विच ख़राब है, केबल ख़राब है या फिर मोबाइल का पोर्ट ख़राब है, तो आप अलग अलग कारणों के बारे में सोच करके समस्या का समाधान खोजते हैं। तो इसीलिए चिंतन समस्या समाधान में सहायक है। अगला पॉइंट है पूर्व अनुभव पर आधारित। इसका कहने का मतलब है कि हम नई परिस्थितियों में अपने पुराने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर आपको पहले परीक्षा के समय कम समय में पढ़ाई करने में परेशानियां हुई थी, तो अगली परीक्षा में आप पहले से ही पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने पुराने अनुभव से सीख करके नई स्थिति में सोचने का तरीका बदला। जैसे कि अक्सर कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आप दे देते हैं, तो वहाँ पे आप
सोचते हैं कि आपसे क्या गलती हुई कि आपका इतना कम नंबर आया, तो वही चीज़ आप क्या करते हैं कि 12 में उसको सुधार देते हैं कि 12th के बोर्ड एग्जाम में आप पहले ही सोच लेते हैं कि 10th में ये गलती हुआ था, अब कम पढ़े थे, कम रिवीजन दिए, या फिर कम क्वेश्चन किए, या कम प्रैक्टिस किए, कम टेस्ट दिए, जो भी गलती आपसे हुआ हो 10th में, तो आप सोचते हैं कि 12th में ये सब गलती नहीं करना है और 10th में शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस पढ़ना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। तो 12th में वो गलती आप सुधार लेते हैं जो गलती आपसे 10th में हुई थी। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा। अब है आपका तर्कपूर्ण प्रक्रिया। तर्कपूर्ण प्रक्रिया का मतलब है कि चिंतन में हम केवल अंदाजा नहीं लगाते हैं बल्कि कारण ढूंढते हैं और तथ्य के आधार पर सोच सकते हैं। जैसे कि बाहर जो हम आपको एग्जांपल दिए थे कि बाहर सड़क गीली है और आप सोचते हैं कि शायद बारिश हुई होगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पानी गिरा गया होगा या फिर किसी का टैंक का पाइप फट गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर आप आसमान देखते हैं और बारिश के निशान भी देखते हैं कि बारिश हुई होगी, तो आसमान भी देख करके पता चल जाता है। तो आपने क्या किया कि आपने कारण और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला, और इसी को हम कहते हैं तर्कपूर्ण चिंतन। अगला है कल्पनात्मक स्वरूप। इसका कहने का मतलब है कि चिंतन में कल्पना भी शामिल होती है। हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जो अभी हमारे सामने नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक विद्यार्थी सोचता है कि अगर मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगा तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। तो वो भविष्य की स्थिति की कल्पना करके योजना बना रहा है, भविष्य के बारे में वो सोच रहा है और प्लानिंग वो आज कर रहा है। तो इसीलिए चिंतन का एक कल्पनात्मक स्वरूप भी होता है। जैसे आप कोई क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम जो आप निकालते हैं, आजकल जो एग्ज़ाम होता है, जैसे किसी बड़े कॉलेज में या अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए होता है, तो पहले एडमिशन से पहले कुछ एग्ज़ाम होती हैं। उस एग्ज़ाम में आपका जिस हिसाब का रैंक आता है उसके बेसिस पे आपको अच्छा कॉलेज मिलता है। तो जैसे पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में भी होता है। अगला पॉइंट है गतिशील प्रक्रिया, यानी इसका मतलब है कि जो समय के साथ बदलता रहता है। तो इसका कहने का मतलब है कि नई जानकारी या नई अनुभव मिलने पर हमारी सोच भी बदल सकती है। जैसे पहले आपको लगता था कि कोई विषय बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन बाद में शिक्षक ने उसे आसान तरीके से समझाया, तो अब आपको लगता है कि हाँ, ये विषय उतना भी कठिन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नई जानकारी के कारण आपका विचार बदल गया। तो इसीलिए चिंतन को हम क्या कहते हैं कि गतिशील प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। अगला है भाषा एवं प्रतीकों का प्रयोग। इसका कहने का मतलब है कि हम अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए भाषा, शब्द, संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हम मैथ में क्या करते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इसका प्रयोग करते हैं ना, इसका, हाँ, प्लस माइनस इसका प्रयोग करते हैं, और ऐसे इज इक्वल टू का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब प्रतीकों का प्रयोग करके सोचते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो इसी तरह से शब्दों के माध्यम से भी हम अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रभाव। इसका कहने का मतलब है कि हमारी सोच केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बनती है, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कृति और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक बच्चा जिस परिवार और वातावरण में बड़ा होता है, वहाँ से उसे कई बातें सीखने को मिलती है। तो उसकी शिक्षा और समाज उसके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि चिंतन पर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, ये हो गया कंप्लीट, यहाँ तक लिखना था आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, डिफाइन थिंकिंग, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ थिंकिंग एज प्रोपाउंडेड बाय वुडवर्थ। यानी चिंतन के बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे अभी तुरंत हम आपको चिंतन के बारे में भी पढ़ाए, थिंकिंग क्या होता है, चिंतन की परिभाषा भी दी गई है, और वुडवर्थ के अनुसार चिंतन की क्या परिभाषा है यहाँ पे लिख दिया गया है आसान भाषा में। तो ये आपको पढ़ लेना है। और इसकी कुछ प्रमुख तत्व है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है समस्या, यानी चिंतन का प्रारंभ सामान्यतः किसी समस्या या आवश्यकता से ही होती है। दूसरा इसका स्टेप क्या था, मानसिक क्रिया। ठीक है। तीसरा है प्रतीक एवं भाषा। अगला है पूर्व अनुभव, यानी पहले से ही पूर्व अनुभव कर लेना।
ठीक है, वर्तमान समय की समस्या के बारे में सोचते हैं। कल्पना, तर्कना और लक्ष्य और समस्या, समाधान या निष्कर्ष, समाधान या निष्कर्ष। तो ये सब कुछ 8 पॉइंट्स है, इसको भी आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ थिंकिंग, और उसके बाद पूछा गया है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंसेप्ट इन द थिंकिंग प्रोसेस, यानी थिंकिंग बताना है आपको और इसकी प्रोसेस भी बतानी है। थिंकिंग यानी चिंतन, चिंतन क्या है यहाँ पे लिखा गया है। और संप्रत्यय का अर्थ, संप्रत्यय का अर्थ क्या होता है ये आपको बतानी है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं आम, सेब, केला, ठीक है। तो ये तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये क्या है, ये अलग अलग फल है लेकिन इसमें कुछ सामान्य विशेषता है जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम फल की कैटेगरी में रख देते हैं। क्या हम इसको सब्जी की कैटेगरी में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं कि इसमें सामान्य विशेषता तो है लेकिन सब्जी में तो कुछ और ही विशेषता होता है ना। तो सामान्य विशेषता है, ये सब क्या है तो फल ही, अलग अलग फल है लेकिन है ये फल ही। तो इसीलिए हम इसको फल के कैटेगरी में रखते हैं, सब्जी के कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं संप्रत्यय, संप्रत्यय, ठीक। अगला पॉइंट है चिंतन प्रक्रिया में संप्रत्यय की भूमिका, यानी ज्ञान को व्यवस्थित करना। पहला पॉइंट है कि संप्रत्यय व्यक्ति के ज्ञान को व्यवस्थित करने में सहायता करते हैं, ठीक। तो समान वस्तुओं और घटना को एक वर्ग में रखने से जानकारी को समझना आसान हो जाता है। जैसे अभी हम आपको फल का एग्जांपल दिए ना कि वो सारे में क्वालिटी क्या था, सब में विशेषता सेम ही था, इसीलिए हम एक ही कैटेगरी में इसको रख देते हैं। कौन से कैटेगरी में? फल वाले कैटेगरी में। तो इसको समझना आसान हो जाता है जब हम एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। चिंतन को सरल बनाना, यानी संप्रत्यय व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु के बारे में अलग अलग विचार करने की आवश्यकता से बचाते हैं। तो इससे क्या होता है कि चिंतन अधिक सरल और प्रभावी भी हो जाता है। वर्गीकरण में सहायता मिलती है। इसका कहने का मतलब है कि संप्रत्यय के माध्यम से व्यक्ति वस्तु और घटनाओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट देता है। जैसे यहाँ पे सेब, केला और अंगूर है और इधर दिया गया है करेला, भिंडी, बैगन, आलू दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फल वाले कैटेगरी में जाएगा और ये सब्जी वाले कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो ये अगर सब्जी वाले कैटेगरी में जाएगा और ये फल वाले कैटेगरी में जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं कि इसकी विशेषता के आधार पर विभिन्न भागों में इसको हम बांट देते हैं। एक को हम रख देंगे फल वाले कैटेगरी में, एक को हम सब्जी वाले कैटेगरी में रख देंगे इसकी विशेषता को देख करके। अगला है समस्या समाधान में सहायता, यानी समस्या को समझने और उसके समाधान के लिए आवश्यक जानकारी को व्यवस्थित करने में संप्रत्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है भाषा और चिंतन में सहायता, सामान्यीकरण में सहायता, निर्णय लेने में भी सहायता देती है। तो यहाँ तक आपको इसको लिखना है। यहाँ तक ये वाला पॉइंट यहाँ छूट गया है, ये पर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया व्हाट आर थिंकिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक। थिंकिंग प्रोसेस आपको कई बार समझा दिया गया है तो इसको आपको एक बार देख लेना है इस तरीके से यहाँ, और यहाँ पे लास्ट में इसकी विशेषता भी दी गई है पॉइंट वाइज। यहाँ तक आपको लिखना है। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है? सृजनात्मक चिंतन वह रूप है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या या परिस्थिति के लिए नए, मौलिक और उपयोगी विचार या समाधान का निर्णय करता है। यह व्यक्ति को सामान्य तरीके से अलग हटा करके सोचने और नई संभावनाओं की खोज करने में सहायता करता है। इसकी कुछ विशेषता जैसे कि मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल, और विस्तार, नवीनता और समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मक चिंतन। यहाँ पर 7 पॉइंट दिया गया है। उसके बाद आपको इसका महत्व भी यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। हाउ कैन क्रिएटिव थिंकिंग बी इनहेंस, यानी सृजनात्मक चिंतन में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है। तो कुछ यहाँ पे उपाय दिया गया है, जैसे कि स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर, जिज्ञासा को बढ़ावा देना और कल्पना का विकास करना, समस्या समाधान का अभ्यास करना और ब्रेनस्टॉर्मिंग
मृग का उपयोग करना, लचीला दृष्टिकोण, गलतियों से सीखना, विविध अनुभव प्राप्त करना, सकारात्मक वातावरण और पठन पाठन की आदत और ध्यान एवं एकाग्रता, आत्मविश्वास का विकास, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक, तो 12 क्वेश्चन जितना भी था कंप्लीट हो चुका है पूरा। लास्ट का 1-2 क्वेश्चन वो हम आपको इसीलिए नहीं समझा पाए क्योंकि मेरा पूरा बैटरी डाउन हो चुका है। अभी अगर हम चार्ज करके फिर समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से बैठने के बनाने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे तो मे बी कि बहुत लेट हो जाएगा। तो आज भी ये क्लास पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, इसीलिए हम लास्ट का 1-2 क्वेश्चन वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ी देर बाद हम दूसरे सब्जेक्ट का भी क्लास लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। समझ में आया या नहीं आया ये बताना है, और लास्ट का 1-2 क्वेश्चन जो हम स्किप किए हैं उसको आपको थोड़ा सा बस अपने हिसाब से समझने का कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप।